जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आप सबके लिए टॉप 10 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। और यह सेट 1 है और आपको हम 1 से लेके 10 तक सेट कराने वाले हैं। अगर आप 10 का 10 सेट अच्छे तरह से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 100% इस 10 सेट से ही प्रश्न रहेंगे। तो आपको जरूर 10 का 10 सेट देखना है। और सेट 1 कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे लास्ट में। और चैनल पे फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और आप टेस्ट देखिए पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है। अगर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट चाहिए, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज मिल जाएगा A to Z, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं मात्र। लेकिन अभी आपको कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद वो सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप क्या कीजिएगा, बार बार 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है और उसे इजी बनाने का एक ही मात्र उपाय है कि आप उसे बार बार देखें, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको बेस्ट वीडियो देखना है तो मॉडल पेपर बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों के दोनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिए 10-10 सेट, तब बोर्ड एग्जाम में पर्दा उड़ा के आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। कोई वस्तु वगैरह हम मंगाते हैं तो उस वस्तु के बारे में परिभाषा देना है, तो आपको उत्तर इस प्रकार देना है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत का अनुपात होता है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं, या कहते हैं, यहाँ पर कहते होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट हो गया। जैसे में अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखिए, मांगे की लोच, मगर कोई वस्तु मंगाई गई उसकी और मांगी गई मात्रा, जैसे मांगा 50 पीस और अभी मिल गया 45 पीस, तो कितना पीस कम है, 5 पीस है। तो उसी में क्या है, मांगी गई 50 पीस और लेके आया कितना, 45 मात्रा में, तो ये हो गया। और उससे तरीका भी नहीं समझ पाते हैं तो अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, अगर आप कॉपी में नोट करेंगे और अपने मन से रिवाइज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और जम के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कहीं भी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इकोनॉमिक्स का पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, हमें सब्जेक्टिव देखना है। तो सब्जेक्टिव आप लाइए जरूर, हम आप सबके लिए लाए हैं, तो आपका सपोर्ट तो बनता है भाई। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भुगतान शेष के संतुलन के क्या कारण है। भुगतान शेष के संतुलन के क्या कारण हो सकते हैं, तो भुगतान शेष के असंतुलन के निम्नलिखित कारण है। असंतुलन, जैसे हम कोई पैसा वगैरह क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, नहीं देते हैं, पे कर देते हैं, तो उसका असंतुलन, वो संतुलन में नहीं है, तो उसका संतुलन लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, अत्यधिक विकासात्मक व्यय। ठीक है, व्यापार चक्र, वस्तु की बढ़ती कीमत, आयात प्रतिस्थापना, अधिक सुरक्षा व्यय, अंतर्राष्ट्रीय व्यय, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब पॉइंट है। क्या है, यह सब पॉइंट है। अगर आप पॉइंट को याद करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अगर पॉइंट को अगर याद नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए क्या करा है कि व्यापार चक्र, जैसे धीरे धीरे ये साइकिल का चक्कर जो होता है उसी प्रकार व्यापार चक्र होता है। वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो किसी वस्तु का 50 रुपया रेट रहता है तो उसे 500 रुपया कर दिया जाता है, तो उस वस्तु की कीमत धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अधिक सुरक्षा व्यय, व्यय के मतलब सुरक्षा करना, ये सब वगैरह होता है। कुछ पॉइंट आपको खुद से भी याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है क्यों। जैसे कोई वस्तु हम मंगाते हैं तो ये जैसे मान लीजिए पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी है, पार्ले जी लिख दिए, ऐसे लिख देते पार्ले, ये पार्ले जी है और इसका कीमत क्या है, मांग गिरना लगा। मतलब कि जैसे पहले आता था 50,000 पीस बिक जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 20,000 भी पीस नहीं बिक रहा है। तो क्या हो रहा है, ये मांग नीचे गिर रहा है कि नहीं गिरा है, मांग गिरे है। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको हम समझाते क्या कर रहा है। क्या कर रहा है उत्तर में कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है, अर्थात मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक
होती है क्योंकि कीमत कम होने पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है और उस वस्तु का दाम है 50 रुपया और पहले था 55 रुपया। तो ये क्या होगा, ये बिकना बहुत ही ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ये बिकेगा बहुत ज्यादा। इसका 40 रुपया रेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये बिकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही वस्तु का दाम था 50 रुपया या 55 रुपया दाम था और उसी वस्तु को क्या कर दीजिएगा, 150 रुपया कर दीजिएगा, तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी, धीरे धीरे खरीदारी बहुत ही कम हो जाएगी। तथा कीमत ज्यादा होने पर उस वस्तु की खरीदी जाती खरीदी जाती है। इसीलिए मांग वक्र नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर से हम एक बार और आपको समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 नंबर जो प्रश्न है वो 100% आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए, उस वस्तु का दाम था पहले कितना रुपया, 50 रुपया, राइट। और उस वस्तु को वो बढ़ा के कितना कर देगा, 150 रुपया कर देगा। तो कोई लेगा, नहीं लेगा, बहुत ही कम मात्रा है। इसमें 2%, 10% तक आदमी ले लेगा, 20% तक ले लेगा। और उसी वस्तु को 50 रुपया है और उस वस्तु को 30 रुपया, 20 रुपया कर दिया जाए तो उस वस्तु को खरीदारी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे सीजन बाय मौसम के तरीका देख सकते हैं, गोभी का जो कीमत होता है पहले 80-90 रुपए किलो होता है, तो क्या लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, 1 किलो लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, 20 रुपए, 10 रुपए किलो आ जाता है, क्या करते हैं, 2.5 किलो, 5 किलो ये ना उठा के लिए आते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं, बिल्कुल 100% बताया है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या करा है कि व्यवसायिक बैंक की विशेषता को लिखे। क्या करा है कि व्यवसायिक बैंक की विशेषता को लिखे। तो व्यवसायिक बैंक के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले यह मुद्रा का लेन देन करती है, बिल्कुल सही बताया। ये जो व्यवसायिक बैंक होता है क्या, बिजनेस ही करना। व्यवसायिक अर्थ क्या हो सकता है, बिजनेस करना। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक हाथे लो एक हाथे दो, मतलब कि एनी से लिए एंड से दिए। यहाँ पर क्या हुआ, यह मुद्रा का लेन देन करती है। ऋण देने के लिए जनता से कम जमा प्राप्त करती है, ऋण, ठीक है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है। मतलब कि जो व्यवसायिक बैंक का क्या होता है, जो बिजनेस कोई लोग करते हैं तो क्या होता है, उसमें लाभ कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। यह सात निर्माण की योग्यता के निर्धारण करती है। यह पूर्णतः वित्तीय संख्या है। यह जनता की बचत को 4 प्रकार के खाता में जमा स्वीकार करती है। मतलब कि जो जनता के जो पैसा बचा हुआ है उसे 4 स्वीकार में क्या करती है, जमा कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका जो टर्म था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आपका एक लाइक जो है ना हमें सेट 2 लाने पे मजबूर कर देगा। अगर आप 1 लाइक कर देंगे तो हमें सेट 2 जरूर लाएंगे, अगर आप लाइक करिएगा तो, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें। यहाँ पर जैसे साधन हो गया, गाड़ी वगैरह हो गया ले लीजिए, या आपको कॉलेज वगैरह ले सकते हैं, ये सब क्या है, साधन है। और उसमें ह्रास होना, ह्रास मतलब कि घटता जा रहा है, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में व्याख्या करना है। तो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम अर्थशास्त्र का एक प्रमुख नियम है, जो यह बताती है कि यदि उत्पत्ति स्थिर साधन को स्थिर रखकर पवित्रशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उत्पादन में वृद्धि घटते दर से होगी, ठीक है। क्या करें, उत्पादन में वृद्धि घटते दर से होगी, जो कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छी तरह से समझा दिया गया, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटा क्या है, तो इसके बारे में उत्तर देखिए क्या करा है। उत्तर में कि राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। अर्थात राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। ये क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर ये प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आप याद कर सकते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे लाइव क्लास करा। हमें कॉल पे सब दिन 1 या 2 दिन, तो एक दिन पर डे आता है, एक न एक बच्चा तो जरूर ही कॉल करता है कि सर हम लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करें। तो बार बार बताते हैं कि यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार लाइव, आपको लाइव आ जाएगा। क्या करिएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार लाइव करिएगा तो आपको लाइव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखे। क्या कर रहा है कि सरकारी बजट के उद्देश्य, बजट मतलब क्या हो गया, जैसे कारखाना और खाना हो गया, क्या कहते हैं, सड़क वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह बनता है, तो उसका जो बजट होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में क्या कर रहा है कि सरकारी बजट के एक वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय का वितरण सरकारी बजट के उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार दिया है और इसे हम अच्छे से बताने वाले हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, ये एक हो गया।
संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, संतुलित क्षेत्र में क्या करना है, विकास करना है। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण करना, आर्थिक स्थिरता, रोजगार का सृजन या सार्वजनिक उपकरणों का प्रावधान। तो ये कुछ पॉइंट है। देखिए पॉइंट अगर आप जब तक याद नहीं करेंगे, कहिएगा सर हम ऐसा ही याद हो जाएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा याद देना होगा। और अगर आपका सब्जेक्टिव में अच्छा खासा तैयारी है तो आपको, हम तो उम्मीद लाते 70+ कोई नहीं रोक सकता, 17, 80, 90 तक, बच्चे तो 95 तक लाते हैं, लाने वाले, बट उसका तैयारी अच्छा होना चाहिए ना। चलिए अब देखिए 8 नंबर में क्या करा कि घाटे का बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है। तो उत्तर में देखिए क्या करा कि घाटे के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें सरकार की अनुमानित आय, सरकार के अनुपातिक, अनुपातिक यहाँ पर होना चाहिए, अनुपातिक व्यय से कम हो, अर्थात घाटे का बजट अनुपातिक, अनुमानित, अनुमानित आय से अनुमानित व्यय, इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि असंतुलित बजट क्या है, असंतुलित, संतुलित नहीं, असंतुलित, जो कि कह सकते हैं कि कोई ना हो, इसमें घटा ही समझ सकते हैं असंतुलित में। यहाँ पर उत्तर देखिए कह रहा है कि असंतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें सरकार की आय व व्यय आपस में बराबर होती है। क्या कह रही है, असंतुलित बजट उसे कहते हैं जिसमें सरकार, सरकार जानते हैं उसका आय, इनकम और व्यय ये क्या होते हैं, बराबर होती है, ना इधर होती है और ना इधर होती है। इसे 2 प्रकार में बांटा गया, बचत या अतिरिक्त बजट या घाटे का बजट। कभी कभी होता है तो बचत हो जाता है और कभी कभी होता है तो घाटा में भी चला जाता है। तो ये 2 पॉइंट थे, आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। 10 नंबर पे क्या कह रहा है कि भुगतान शेष क्या है, इसकी मुद्दों को लिखे, भुगतान शेष क्या है, इसके मुद्दों को लिखे। तो उत्तर में आपको ये लिखना है कि एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या आर्थिक प्राप्ति व भुगतानों का विवरण इसी 3 मुद्दे में बांटा गया। क्या क्या भुगतान शेष के बारे में क्या क्या है, ये हो गया। इसे दृश्य मुद्दे कहते हैं, अदृश्य मुद्दे कहते हैं और पूंजी अंतरण कहते हैं। तो कि अगर आप 10 का 10 सेट जरूर देखेंगे, अगर हो सके तो आप फिर से इसे रिवीजन कर लीजिए। क्या करिए, रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 आए तो जरूर कमेंट करके बताएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम जरूर कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव का जो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर दिए हैं, मॉडल पेपर वो जरूर देखिए। बाकी कुछ देखिए या नहीं देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए मॉडल पेपर का, जाके जरूर देखिए। और उस ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, तो जाके जरूर देखिएगा। अब आपका कमेंट हम देखेंगे कि सेट 2 कितने बच्चे चाहते हैं। अगर आपका सेट 2 लाने के कहिएगा तो लाएंगे, कब आएगा, लाइक अच्छा रहेगा तब, और आपका कमेंट आएगा तो हम जरूर सेट 2 लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।